guys, hello, welcome back to our channel. I am Priya. Me Ayushi. Together we प्रियाशी। और आज का ये वीडियो अगेन बहुत ज्यादा धुकुर धुकुर करने वाला है, क्योंकि जब तक आप लोग का भी कलेजा धुकुर धुकुर नहीं करता है ना, आप लोग को भी ना चैन नहीं मिलता है। तो जितना ज्यादा धुकुर धुकुर वाली वीडियो हम लोग लाते हैं ना, उतनी ज्यादा खुश आप लोग हो जाते हो। और हमारी जो धुकुर धुकुर वाली आंटी है ना, पिछले वीडियो में अपने मायके गई हुई थी और केवल एक दिन के लिए ही मायके गई थी, पर आप लोगों को काफी ज्यादा मिस कर रही थी। तो आज के वीडियो में वो आप लोगों से मिलेंगी, तो बस वेट करिएगा कब मिलेंगी, किस टाइम पर मिलेंगी, वो तो भाई हम लोग नहीं बताने वाले, वो सरप्राइज है। तो आप लोग जहाँ बैठे हो एकदम सावधान सतर्क होके बैठ जाओ, अपनी सीट की पेटी बांध लो और साथ साथ कानों में ईयरफोन डाल लो। तो आज की जो हमारी वीडियो है ना, ये हमारे एक सब्सक्राइबर की वीडियो है। प्राइवेसी इशू के कारण हम लोग नाम नहीं बता सकते और जगह नहीं बता सकते, पर हम लोग इतना जरूर बता सकते हैं कि ये स्टोरी बिहार की है। और उन्होंने बताया कि ये सब जो स्टोरी है ना, इसको हुए लगभग 5 से 6 महीने हुए हैं और 22 फरवरी की ये घटना है और अभी तक वो लोग इन चीजों से जूझ रहे हैं। तो जब ये वाली स्टोरी हम और रानी पढ़ रहे थे, तो इसे पढ़ के हमारे दिमाग में बस एक ही चीज आया कि अगर किसी भी इंसान का इस दुनिया में जन्म हुआ है तो उसका मरना तो तय है, लेकिन आपकी मृत्यु पर आपका कोई वश नहीं है। 2 दिन पहले ही सिद्धार्थ शुक्ला की जो अचानक से मौत हो गई थी, उसने पूरे इंडिया को झकझोर करके रख दिया था। उनकी मौत इतनी सडन थी कि सच बताएं तो अभी तक ना उस चीज को डाइजेस्ट करने में मुश्किल हो रही है। मेरे को अभी तक विश्वास नहीं हो रहा कि वो हमारे बीच में नहीं है। तो हमारी जो लाइफ है ना, बहुत ही ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल है। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम लोग बस इतना ही बोलना चाहते हैं कि अपनी लाइफ की वैल्यू करो, जिंदगी को काटो मत, जियो। तो इन सारी बातों को अब थोड़ा सा साइड में रखते हैं और सीधे आप लोगों के साथ अब जंप करते हैं मेन स्टोरी पर। तो हमारी जो सब्सक्राइबर है ना, उनका नाम रख देते हैं हम लोग पिंकी, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा प्यारी सी और क्यूट सी है। तो हमने सोचा कि उनका नामकरण भी प्यारा सा और क्यूट सा होना चाहिए। तो पिंकी हमें बताती है कि पिछले 1.5 सालों से जो लगातार लॉकडाउन चला आ रहा है ना, सच बताएं उससे केवल एक परिवार नहीं बल्कि हम सारे लोग फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। अब सबको बस यही होता है ना कि भाई मौका मिले, घर से बाहर निकले, आजाद हो और खूब ज्यादा जाकर घूमे फिरे, ऐश करे। तो 1.5 साल के लॉकडाउन में ना, पिंकी का परिवार भी फ्रस्ट्रेट हो चुका था और सब लोग मौका ढूंढ रहे थे कि बस लॉकडाउन खुले, उसके बाद सारे लोग साथ में मिले और अच्छा टाइम स्पेंड करें। तो 21 फरवरी को सारे लोगों ने डिसाइड किया ना, मतलब कि उनके पापा, उनके चाचा, दादी, सबने डिसाइड किया कि पूरे फैमिली के साथ सब लोग शिमला जाएंगे ताकि थोड़ा सा क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सके। सारे सामान वगैरह पैक हो चुके थे, टिकट भी बुक कर ली गई थी, लेकिन शिमला जाने का जो उनका प्लान था ना, जितनी खुशी उन लोगों की थी, वो खुशी अब मातम में बदलने वाली थी, जिसकी भनक अभी तक किसी को भी नहीं लगी थी। तो मेन कहानी पर आने से पहले ना, थोड़ा सा पिंकी के फैमिली बैकग्राउंड के बारे में जानते हैं। पिंकी जो है वो अपने फैमिली के साथ दिल्ली में रहती हैं और पिंकी के चाचा और दादा दादी बिहार के एक गांव में रहते हैं। और जो पिंकी के चाचा है ना, वो एज सच कोई जॉब नहीं करते थे, मतलब कि होता है ना, कोई इंसान काम कर सकता है बट करना नहीं चाहता है। तो पिंकी के जो पापा और चाचा थे ना, उनमें बहुत ज्यादा पटती नहीं थी, क्योंकि पिंकी के चाचा का अगर खर्चा देखा जाए तो उनके दादा और उनके पापा ही चलाते थे। तो इसी बात से पिंकी के पापा पिंकी के चाचा से हर वक्त खफा रहते थे। तो जो पिंकी के चाचा थे ना, वो बहुत ही ज्यादा गुस्सैल स्वभाव के थे। गुस्सैल से ज्यादा हम लोग कह सकते हैं वो बहुत ज्यादा इगोइस्टिक इंसान थे। उन्हें बिल्कुल नहीं पसंद था ना कि कोई उनसे जुबान लड़ा दे, कोई उन्हें पलटकर जवाब दे दे। और पिंकी के जो चाचा थे ना, उनकी शादी अभी जस्ट 7 साल पहले हुई थी। शादी के बाद उनके 2 बच्चे भी थे और शादी के कुछ दिनों के बाद ही उनका उनकी बीवी के साथ जो रिलेशनशिप था, वो बहुत ज्यादा खुशी वाला नहीं था, क्योंकि उनके और उनके बीवी के बीच में ना हमेशा तनाव होते रहता था। इट्स जस्ट कि उनके चाचा का नेचर ही ऐसा था। छोटी छोटी बातों पर वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते थे, इतना गुस्सा हो जाते थे कि सामान चीज फेंकने लगते थे। साथ ही साथ कभी कभी तो वो हद पार कर देते थे। अगर खाने में नमक नहीं होना तो पूरी थाल फेंक देते थे और अपनी बीवी पर हाथ भी उठाया करते थे। वो तो उनकी बीवी थी कि इन सब चीजों को बर्दाश्त करके चल रही थी। अदरवाइज हम लोग तो इसके पक्ष में बिल्कुल नहीं है। घरेलू हिंसा किसी भी औरत को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करनी चाहिए। और उनकी एक सबसे गलत आदत क्या थी ना, कि जब वो लड़ाई करते थे ना, तो वो केवल सामने वाले को ही नुकसान नहीं पहुंचाते थे, वो खुद को भी नुकसान पहुंचाते थे। खुद का सर लड़ा लेते थे दीवार में, या कभी कभी तो जहर भी खा लेते थे।
वो 2 बार ऑलरेडी जहर खा चुके हैं और दोनों बार ना परिवार वालों ने हॉस्पिटल ले जाकर उनको बचा लिया है। तो कहीं ना कहीं उनको भी ये ओवर कॉन्फिडेंस हो गया था, हे जहर खाने से क्या होता है, फिर तो परिवार वाले हॉस्पिटल ले ही जाएंगे, फिर तो हम बच ही जाएंगे। और ये सब वो करते थे केवल अटेंशन के लिए। और सेम चीज हुई शिमला जाने से एक रात पहले। पिंकी के चाचा और दादा दादी, जैसा कि हमने बताया, गांव में रहते थे। तो पहले पिंकी के चाचा चाची और दादा दादी को दिल्ली जाना था, दिल्ली से फिर सारे लोग साथ में शिमला जाते हैं। तो एक रात पहले चाची ने पूरा सामान वगैरह पैक कर लिया था और उसी रात चाचा घर आते हैं। और चाचा को ना चिकन बहुत पसंद था और अगर चिकन के साथ ड्रिंक मिल जाए तब तो भाई सुभान अल्लाह। तो उस रात होता क्या है ना, चाची की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी और इसी कारण से जो चिकन का टेस्ट था ना वो अप टू द मार्क नहीं बना। और इस छोटी सी चीज के लिए चाची और चाचा के बीच वापस से अनबन हो गई और चाचा चाची को बहुत बुरा भला बोलने लगे। बोलते बोलते बात इस कदर बढ़ गई कि अब बात तू मैं पर आ गई। और एक औरत कितनी देर बर्दाश्त करे, क्योंकि एक तो चाची की तबीयत ठीक नहीं थी, दिन भर वो काम कर रही हैं। तो गुस्से में उन्होंने भी चाचा को जवाब दे दिया। उन्होंने चाची से कहा कि तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे से मुंह लगाने की, रुक अब तेरे को बताते हैं, तेरे को दिखाते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। उन्होंने जहर की डिब्बी उठाई, जहर को हाथ में निकाला और खा गए। ये देखकर पिंकी की चाची इतना ज्यादा डर गई कि उन्हें समझ नहीं आया कि वो क्या करे। उस टाइम पर दादा दादी घर पर नहीं थे, वो अपने रिलेटिव के यहाँ पर गए हुए थे। उनकी चाची ने फटाफट से दादी को फोन लगाया और दादी को ये सब चीजें बताई। अब दादी का दिमाग भी काम नहीं कर रहा कि भाई घर पे है नहीं कोई, इसको हॉस्पिटल कौन ले जाएगा। उन्होंने तुरंत पिंकी के पापा को फोन लगाया। जब पिंकी के पापा को फोन लगाया तो पिंकी के पापा को बहुत गुस्सा आया कि ये लड़का का हमेशा का यही हो गया है, हर छोटी मोटी बात पर जहर खा लेता है। भाई किस मियाँ बीवी में लड़ाई नहीं होता, तो क्या मतलब आप जहर खा लोगे। तो पिंकी के पापा ने अपने गांव के ही बगल वाले घर के एक दोस्त को फोन किया। तो उनके जो दोस्त होते हैं ना, दौड़ करके चाचा के पास जाते हैं और देखते हैं कि चाचा बेसुध हालत में फर्श पे पड़े हुए हैं। चाची उनको पकड़ करके रो रही है और चाचा के मुंह से पूरा झाग निकल रहा है। वो फटाफट से चाचा को कार में लिटाते हैं और तुरंत हॉस्पिटल ले जाते हैं। तब तक पिंकी के पापा और पिंकी के दादा दादी भी फ्लाइट से जितनी जल्दी से जल्दी हो सके गाँव पहुँचते हैं। और जब वो लोग हॉस्पिटल पहुँचते हैं ना, तो उन्हें पता चलता है कि चाचा अब खतरे से बाहर है। डॉक्टर्स बोलते हैं कि 1 दिन के बाद इनको डिस्चार्ज कर दिया जाएगा और आप लोग इनको घर ले जा सकते हैं। अब सब लोगों के सर से जो उतना बड़ा टेंशन था ना, वो उतर चुका था। लेकिन यहाँ पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जिस शाम चाचा को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होना था, उसी दोपहर अचानक से उनके चेस्ट में बहुत ज्यादा पेन होता है और हार्ट अटैक से उनकी मौत हो जाती है। किसी ने सोचा था क्या कि जाना था शिमला और चाचा पहुंच गए शमशान घाट। चाचा की डेड बॉडी को हॉस्पिटल से शमशान घाट ले जाया जाता है। यहाँ पर एक चीज हम लोग आपको बताना चाहते हैं कि छोटे छोटे जो गाँव होते हैं ना, वहाँ पर एज सच कोई शमशान घाट नहीं होते हैं। लोग क्या करते हैं, खेत के किनारे या फिर कोई आउटर एरिया या फिर कभी कभी अपने ही बागीचे में किसी कोने से जगह को देख करके लाश जला दी जाती है। सेम चाचा की लाश भी ना पिंकी के खुद के बागीचे में आम के एक पेड़ के नीचे जलाई गई। चाचा का बेटा तो था पर वो केवल 2 साल का था और पिंकी के जो दादा थे उनके कलेजे में इतनी ताकत नहीं थी ना कि वो अपने हाथ से अपने जवान बेटे को मुखाग्नि दे। इसीलिए चाचा की लाश को मुखाग्नि पिंकी के पापा यानी कि उनके बड़े भाई देते हैं। मुखाग्नि देने के बाद और जितने भी रस्मों रिवाज होते हैं वो सब पूरा करने के बाद सारे परिवार वाले भारी मन के साथ घर लौटते हैं। पर घर लौटने के बाद कुछ ऐसा होता है ना जो किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। हमारे बिहार में भी एक रस्म है, हमारे परिवार में भी ये चीज की मान्यता है और हमें ये भी पता है कि हमारे व्यूवर्स जो ये वीडियोस देख रहे होंगे उनमें से भी बहुत सारे घरों में इस चीज की मान्यता तो होगी। तो जिस दिन चिता जलाई जाती है ना, उस रात को 12 बजे के बाद उस इंसान की पसंद की खाने की चीजें बनाकर उस चिता के सामने दे दी जाती है। ऐसा इसीलिए किया जाता है ताकि मरने के बाद उसकी आत्मा खाने के लिए दर दर भटके ना। तो रात के 2 बजे पिंकी के पापा बगीचे में जाते हैं अपने छोटे भाई के पसंद के खाने की चीजों को लेके और जाके उनके चिता के सामने रख देते हैं। खाना रखने के बाद उनकी चिता के सामने बैठ के बहुत देर तक वो रोते हैं और अपना मन हल्का करते हैं। फिर अब जैसे ही घर जाने के लिए वो मुड़ते हैं तो मुड़ने के बाद उन्हें अपने भाई की परछाई दिखती है। 1 सेकंड के लिए तो उनको लगता है कि शायद ये मेरा मन का वहम होगा, लेकिन उनके आंखों के सामने सच में उनका छोटा भाई खड़ा था। लेकिन यहाँ पर पिंकी के पापा क्या देखते हैं कि वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में उन्हें घूर रहा है।
यहाँ पर अब पिंकी के पापा थोड़ा सा सहम जाते हैं। अब उनके कदम अपने आप पीछे की ओर होने लगते हैं। अब वो आव ना ताव देख के भागने लगते हैं और घास में उन्हें साफ सुनाई दे रहा है कि उनके पीछे कोई भाग रहा है और दौड़ते 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 उन्हें जोर से धक्का मारा जाता है। अब जैसे तैसे गिरते पड़ते वो अपने घर पहुंच जाते हैं, लेकिन घर पहुंच के इस घटना का जिक्र वो किसी से नहीं करते। रात भर वो बगीचे में हुई घटना से सो नहीं पा रहे थे और उनके मन को एक ही चीज बार बार परेशान कर रही थी कि जो बगीचे में हम देखे, क्या वो सच था? क्या वो सच में मेरा भाई ही था? क्या वो सच में मेरे पीछे मेरे को मारने के लिए दौड़ा? और उसी रात दूसरे कमरे में पिंकी के चाची के साथ कुछ और ही सीन चल रहा होता है। यहाँ पर जो पिंकी के चाचा की बेटी थी वो महज 4 साल की बच्ची थी और इस मासूम बच्ची को अभी तक इस बात की कानों कान खबर नहीं थी कि उसके पापा इस दुनिया को छोड़कर जा चुके हैं। सबने उस बच्ची से यही कहा था कि तुम्हारे पापा काम के सिलसिले में बाहर गए हैं, कुछ दिन में वापस आ जाएंगे। तो अब यहाँ पर सीन क्या होता है ना, पिंकी की जो चाची थी अपने दोनों बच्चों को लेके चुपचाप एक कमरे में सो रही थी, लेकिन रात 3 बजे के आसपास पिंकी के चाची के कानों में कुछ भुनभुनाने की आवाज सुनाई देती है। उस भुनभुनाने की आवाज से पिंकी की चाची का नींद टूटता है। तो वो अपने बगल में क्या देखती है कि उनकी बेटी बैठ के किसी से बात कर रही है। ये चीज देख के पिंकी की चाची 1 मिनट के लिए शॉक हो जाती है। उसके बाद अपनी बेटी को बोलती है कि बेटा किससे बात कर रही हो? तो यहाँ पर जो बच्ची बोलती है ना, उसके बाद तो पिंकी की चाची का भी कलेजा धुकुर धुकुर हो गया। उसने बोला, मम्मी देखो ना, हम अपने पापा से बात कर रहे हैं, तुमको दिख नहीं रहा है बात करे मेरे को डिस्टर्ब कर रही हो? और पता है मम्मी पापा हमको क्या बोले? पापा हमको बोले ना कि बेटा तुम अच्छे से रहना और साथ ही साथ मम्मी का और छोटे भाई का भी ख्याल रखना, हम तुमसे मिलते रहेंगे। पिंकी की चाची को 2 मिनट तो अपने कानों पे विश्वास नहीं हुआ, फिर भी उन्होंने सोचा कि कोई बात नहीं, 2 दिन से ये बच्ची अपने पापा को नहीं देखी है, इसलिए थोड़ा बहुत मिस कर रही होगी। ये रात तो जैसे तैसे कट जाती है, लेकिन इसकी अगली रात इससे भयंकर होने वाली है, इसका अंदाजा उनके परिवार में किसी को भी नहीं था। अब अगली सुबह हो जाती है, जैसे जैसे दिन भी बीत जाता है, लेकिन अब देखो शाम को 6 बजे के बाद क्या क्या ड्रामे होते हैं। यहाँ पर पिंकी की चाची को शाम से ही कुछ ना कुछ आभास तो हो रहा था कि जैसे उनके पास कोई खड़ा है। फिर भी ये चीज को बेनिफिट ऑफ डाउट देके पिंकी की चाची इग्नोर किए जा रही थी। लेकिन अब देखो यहाँ पर रात के 9 बज जाते हैं और रात के 9 बजे एक सन्नाटे के माहौल में अचानक से पिंकी के पापा के रूम से जोर की आवाज आती है। लोग दौड़े दौड़े पिंकी के पापा के रूम में जाते हैं। तो वहाँ पर देखते हैं कि पिंकी के पापा जोर जोर से चिल्ला रहे अपने हाथ से दिल को पकड़ के, जैसे कि उनके चेस्ट में बहुत ज्यादा पेन हो रहा है। अब धीरे धीरे पिंकी के पापा का चेस्ट पेन बढ़ते गया और चेस्ट पेन के साथ साथ अब उनकी बॉडी भी अकड़ने लगी और बॉडी में बहुत सारे क्रैम्प्स आने लगे। ये सब देख के सारे घर वाले घबरा गए। यहाँ पर पिंकी की दादी भी रोने लगी कि अभी अभी तो हमारा एक बेटा गया है, अब ये मेरे बड़े बेटे को क्या हो रहा है? हे भगवान सब ठीक कर दो, हमारे परिवार को किसकी नजर लग चुकी है। जैसे तैसे करके घर के बगल से एक डॉक्टर को बुलाया जाता है। वो आके इन्हें 3-4 इंजेक्शन भी देते हैं, लेकिन किसी चीज का कोई असर नहीं था। अब यहाँ पर फाइनली डिसाइड किया जाता है कि पिंकी के पापा को हॉस्पिटल ले जाया जाए। लेकिन यहाँ पर एक चौंकाने वाली बात आप सुनो, पिंकी के पापा को जैसे ही गाड़ी के अंदर बैठाया जाता है, वो अभी अकड़ ही रहे होते हैं, नॉर्मल बैठ जाते हैं। क्या हुआ? सेम उनका यही रिएक्शन होता है। वो बोलते हैं हम यहाँ पर कैसे आ गए? अब यहाँ पर परिवार वाले एक दूसरे का मुंह देख रहे हैं कि ये क्या है। फिर यहाँ पर उनकी वाइफ बोलती है कि नहीं जी ऐसा कोई बात नहीं, अभी आपको कैसा लग रहा है? वो बोले हमको क्या होगा, चलो घर के अंदर चलो सब। अब यहाँ पर पिंकी के पापा ऐसा बिहेव कर रहे हैं कि 5 मिनट पहले उनके साथ जो चीज हुआ है उसके बारे में उनको जैसे कुछ पता ही ना हो। घर वाले भी यहाँ पर उनको कुछ नहीं बताते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि मे बी छोटे भाई के जाने का बहुत ज्यादा सदमा उन्हें लगा है, तो मे बी ये एक साइड था जो कि एज अ इमोशन उनका निकला हो। यहाँ रात में तो सब अपने अपने कमरों में चले गए थे, लेकिन पिंकी की चाची को नींद नहीं आ रही थी। उनके दिमाग में एक ही चीज चल रही थी कि अभी जो घटना थी मे बी घर वालों को लग रहा होगा कि वो एक सदमा है,
लेकिन कहीं ना कहीं उनको इस बात की श्योरिटी थी कि कहीं ना कहीं ये घटना के पीछे उनके पति का तो हाथ नहीं। और चाची एक एक घटनाओं को नोटिस कर रही थी, चाहे वो चीज उनकी बेटी के साथ हुई हो, चाहे उन्होंने वो चीज खुद फील किया हो, या फिर अभी जो कुछ देर पहले पिंकी के पापा के साथ हुआ हो। अब उनके मन में एक ही चीज चल रहा था कि शायद कहीं मेरे पति वापस तो नहीं आ गए हों। अब अगली सुबह पिंकी की चाची ने मन तो बना लिया था कि अब हम इस घर में नहीं रह सकते, इस घर में जैसा जैसा फील मेरे को हो रहा है उससे अब हम या तो पागल हो जाएंगे या तो मेरा बाल बच्चा को कुछ ना कुछ नुकसान हो ही जाएगा। अब यहाँ पर वो अपना सामान पैक करती है, अपने भाइयों को कॉल करके बुलाती है कि मुझे अब यहाँ से जाना है। घर वालों ने भी यहाँ पर उन्हें बहुत रोकने की कोशिश की, बेटा 13वीं तक आप रुक जाओ, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं थी। अब यहाँ पर पिंकी की चाची अपने मायके चल जाती है। पिंकी के चाचा का भी 13वीं हो जाता है और 13वीं के रस्म के बाद पिंकी के मम्मी पापा भी अपने घर दिल्ली आ जाते हैं। लेकिन कहानी यहीं पर खत्म नहीं हुई है, ये तो महज एक इंटरवल था, लेकिन आगे क्या क्या होता है अब वो आपको दीदी बताएगी। पिंकी और उसके परिवार को दिल्ली गए हुए 1 महीने का समय बीत जाता है। अब लाइफ थोड़ी सी नॉर्मल हो चुकी होती है। एक शाम की बात है, पिंकी के पापा शाम के 7 बजे दफ्तर से लौटते हैं, अपने बिल्डिंग की पार्किंग में गाड़ी को पार्क करते हैं और अपने फ्लैट में जाते हैं। फ्लैट में जाने के बाद वो सबसे पहले वॉशरूम में जाते हैं थोड़ा सा फ्रेश होने के लिए, और उस रात डिनर के लिए चिकन बना हुआ रहता है। पिंकी के पापा भी चिकन और ड्रिंक लेने वाले थे डिनर में। जब वो फ्रेश होकर के बाहर आते हैं तो उनकी मम्मी उनके सामने डिनर रखती हैं। जब पिंकी के पापा पहला बाइट लेते हैं ना, उनका रिएक्शन बिल्कुल वैसा ही था ना जैसे पिंकी के चाचा का हुआ करता था जब कभी उन्हें घर का खाना पसंद नहीं आता था। और पिंकी के चाचा को जिस तरह हर काम में नुक्स निकालने की आदत थी ना, और खाना देखकर तो स्पेशली वो बहुत ज्यादा नाक मुंह सिकोड़ा करते थे, सेम पिंकी के पापा भी वैसे ही बिहेव कर रहे थे। हर बाइट के साथ नमक नहीं है, मिर्ची नहीं है, हल्दी नहीं है। पहले तो उसकी मम्मी ने इग्नोर किया, उन्होंने कहा अच्छा कोई बात नहीं है, आज भर मैनेज कर लीजिए, कल फिर से ला करके अच्छे से बना देंगे। उसके बाद पिंकी के पापा फिर भी खाए जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं। लास्ट में पिंकी की मम्मी के पेशेंस ने जवाब दे दिया। उन्होंने सीधे सीधे कहा सुनिए, खाना है तो खाइए, नहीं तो जाकर के खुद से बना लीजिए। इतना सुनते ही पिंकी के पापा उठे, उन्होंने प्लेट फेंका, हेलमेट उठाया और उनकी मम्मी पे चला दिया। लाइक सीरियसली। और ये सब जो चीजें थी ना पिंकी के घर में पहली बार हो रही होती है। पिंकी के पापा नेचर वाइज बिल्कुल भी अग्रेसिव नहीं थे, उनका ये रूप सबने पहली बार देखा था। वो तो इतने से के लिए पिंकी की मम्मी उस हेलमेट के चोट से बच गई, अदरवाइज उनके सर में बहुत जोर से चोट लग गई होती। पिंकी अपने पापा के पास जाती और पिंकी ने कहा कि पापा ये क्या बिहेवियर है। ऐसा सुन के पिंकी के पापा ने उसे भी एक चमाट मारा। सब लोग शॉक कि आखिर ये हो क्या रहा है। पिंकी ने सोचा कि पता नहीं क्या हो गया है, मे बी पापा को नशा चढ़ गया है। उनके घर से 2-3 घर बादी पिंकी की बुआ भी रहती हैं। पिंकी अपनी बुआ के पास जाती है और बुआ और फूफा जी को पकड़ कर घर पे लाती है कि बुआ चलो देखो पापा मम्मी को मार रहे हैं। जब पिंकी की बुआ घर पर आती है तो सब लोग मिलकर के उसके पापा को पकड़ते हैं। अगर उस टाइम पर वहाँ पर उसके बुआ और फूफा जी नहीं होते ना तो उस रात पिंकी के घर में क्या होता कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता है। अब पिंकी के पापा को वापस से उसी तरह से चेस्ट पेन होने लगा ना जिस तरीके से गांव में हुआ था। उनके मसल्स में क्रैम्प होने लगे, उनकी बॉडी अकड़ने लगी, उनका आंख रेड हो चुका था। ये देख करके फूफा जी ने बोला यहाँ पर कुछ गड़बड़ है। वो जल्दी से अपने दोस्तों को कॉल लगाते हैं और सबसे बोलते हैं कि अगर कोई झाड़ फूक करने वाला है ना तो उसे जल्दी से मेरे घर पर लेकर के आओ। रात के 12-1 बजे झाड़ फूक वाला मिलना बहुत मुश्किल का काम है, बट जैसे तैसे दिल्ली जैसे शहर में वो लोग एक झाड़ फूक करने वाले को पकड़ करके लाते हैं और झाड़ फूक करने वाले ने उन्हें एक नजर में ही देख करके बोला ये तो पसेस्ड है। उसके बाद वो जाकर के पिंकी के पापा से बात करने की कोशिश करते हैं। जब वो पिंकी के पापा को बोलते हैं ना कि तू कौन है और तू यहाँ पे क्या कर रहा है, तो पिंकी के पापा जवाब देते हैं बिल्कुल उसके चाचा की आवाज में, तुझे क्या मतलब, मैं अपने घर पे हूँ और मैं यहाँ पर अपना सामान लेने आया हूँ। सामान? सबने यही सोचा कौन सा सामान। पहले तो सब लोग शॉक हो गए और सब लोग कंफर्म हो चुके थे कि पिंकी के पापा को कोई नशा नहीं चढ़ा है, इनको कोई बीमारी नहीं है, इनके ऊपर इनके चाचा आए हुए हैं। अब सब लोग इसी सोच में थे कि आखिर ये कौन से सामान की बात कर रहे हैं। यहाँ पर पिंकी की मम्मी ने हाथ खड़े कर लिए और सीधे जाकर अपनी सास को फोन लगाया और अपनी सास से कहा कि मम्मी जी
ऐसी ऐसी बात है, घर पर झाड़ फूक करने वाले से उनकी झाड़ फूक हो रही है। यहाँ पर पिंकी की दादी बहुत डर जाती है और वो बोलती है कि बहू हम लोग क्या बताएं, गांव में तो हम लोग और भी ज्यादा परेशान हैं। गांव में पिंकी के चाचा ने अलग ही कहर मचा के रखा था। यहाँ दादी ने जो बातें पिंकी की मम्मी को बताई ना भाई साहब, उससे उनका टेंशन कम होने के बदले उनका जो कलेजा था ना वो 10 गुना ज्यादा धुकुर धुकुर करने लगा। दादी बताती है ना कि जब पिंकी का परिवार दिल्ली गया था उसके 1-2 दिन के बाद घर पर केवल दादी, दादाजी और उनकी एक मेड थी। शाम के 6 बजे जब बर्तन वर्तन धोने के बाद मेड अपने घर जाने के लिए निकलती है ना, तो मेन गेट पर वो क्या देखती है कि पिंकी के चाचा खड़े हैं और वो मेड को बोलते हैं आओ। ये देख के मेड ने फटाक से दरवाजा लगाया और घर के अंदर भाग गई और जा करके मेड ने कहा कि माँ जी हम रात भर अब आपके घर में रहेंगे, बाहर हम ऐसा ऐसा चीज देख के आए हैं, हमको नहीं पता वो सच है कि झूठ है, पर मेरी हिम्मत नहीं है कि मैं अकेले अपने घर जाए। और रात भर मेड पिंकी की दादी के घर पर रही थी। इसके अलावे अब पिंकी के चाचा ना गाँव वालों को भी दिख रहे थे। उस बागीचे में से जहाँ पर पिंकी के चाचा की चिता को जलाया गया था, जो कोई भी गुजरता था ना उसको पिंकी के चाचा की रोने की आवाज सुनाई देती थी, उसको पिंकी के चाचा के हंसने की भी आवाज सुनाई देती थी। कभी कभी तो वो पीछे से आवाज लगाते थे, खैनी दो, दारू दो, पानी दो। गांव में इतना दहशत का माहौल फैल चुका था ना कि क्या ही बताएं, और इसका कुछ भी इलाज समझ में नहीं आ रहा था। बहुत सारे पंडित, ओझा, भगत लोगों से बात की गई पर कोई सोल्यूशन पता ही नहीं चल रहा था। सारे पूजा पाठ के बावजूद भी उनकी आत्मा को शांति क्यों नहीं मिली है। यहाँ पिंकी की मम्मी फोन कट करती हैं और उधर पिंकी के पापा की झाड़ फूक की प्रक्रिया पूरी हो चुकी होती है। उनको ताबीज वाबीज से बांधा जाता है ताकि दोबारा फ्यूचर में उनके साथ ऐसी घटना वापस ना हो। और इधर पिंकी की मम्मी और पिंकी की दादी बहुत ज्यादा परेशान हो रही थी कि आखिर पिंकी के चाचा की आत्मा क्यों भटक रही है, ऐसा कौन सा सामान उनका छूट गया है जिसके कारण वो बार बार पिंकी के पापा के शरीर पे आ जा रहे हैं और गांव वालों को दिख रहे हैं। इधर गांव में उनके चाचा का आतंक कहर मचा रहा था। अब तो वो ना गांव वालों को साक्षात दिखने लगे थे, प्रकट खड़े हो जाते थे। गांव वालों के शरीर में इतना डर पैदा हो चुका था ना कि अब पॉटी करने के लिए लोग उस बागीचे को तो छोड़ दो, गांव के किसी बागीचे में नहीं जाते थे। शाम के 6 बजे के बाद सारे दुकान बंद हो जाते हैं, लोग घर से बाहर नहीं निकलते हैं। अगर लोग घर से बाहर निकले तो पक्का पिंकी के चाचा अपना बाइस्कोप दिखाते थे। ये सब चीजों को होते हुए 2-3 महीने बीत गए थे। मतलब पिंकी के चाचा की मौत हुई थी 21 फरवरी को और अब हो चुका था अप्रैल मई का समय। और अप्रैल मई में आप सब लोगों को पता है ना, आम का सीजन होता है। और पिंकी का जो गांव था ना उसमें उनका अपना बड़ा सा बागीचा था और वहां पर आम के बहुत सारे पेड़ थे। और पिंकी के चाचा की लाश जहां पर जलाई गई थी ना वो भी उन्हीं के बागीचे के उन्हीं के आम के पेड़ के नीचे जलाई गई थी। तो एक दिन की बात है, पिंकी की दादी ना अपने पड़ोस में ही किसी अंकल से बोलती हैं कि अपने बागीचे में तो जा ही रहे हो ना आम चुनने, लगे हाथ मेरे बागीचे में भी जाना और जितने भी आम गिरे हुए होंगे ना कच्चे आम सबको चुन करके ले आना, सोच रहे थोड़ा सा अचार डाल दे। तो उस दिन अंकल भूल जाते हैं दिन में आम लाना। तो वो सोचते हैं कि कोई बात नहीं, अभी शाम 6 नहीं बजा है तो खतरे की घंटी नहीं आई है, 5 बजे जाके फटाक से आम लेकर के आ जाते हैं। तो अंकल जाते हैं शाम के 5 बजे पिंकी के बागीचे में आम लेने के लिए। वहां जाकर उन्होंने जो देखा ना, कसम से वहां पर कोई भी होता ना उसकी पैंट गीली हो जाती। वो क्या देखते हैं ना, जिस पेड़ के नीचे पिंकी के चाचा की चिता जलाई हुई थी ना वहां पर एक प्लास्टिक जिस पर की खून के छींटे पड़े हुए थे उसको अच्छे से फोल्ड करके चटाई की तरह बिछा करके पिंकी के चाचा बैठे हुए थे और बोल रहे थे कैसे हो भाई। ये सुन करके ना वो अंकल ने आओ देखा न ताओ सीधे यू टर्न लिया और अपने 11 नंबर की गाड़ी से वहां से भाग गए। और वहां से भागने के बाद 3 दिन तक पिंकी के दादी के घर नहीं गए। दीदी उनकी 11 नंबर की गाड़ी काम की होगी उस वक्त, पता नहीं, थरथराते हुए ही जैसे भागे। अब क्या करें, उनके पास मोटरसाइकिल और साइकिल तो थी नहीं, तो लगे हाथ 11 नंबर की गाड़ी से ही चलना था। तो जब 3 दिनों तक ना वो पिंकी की दादी को आम नहीं देते हैं तो अब पिंकी की दादी ने सोचा कि आखिर क्या हुआ। सॉरी, तो जोक्स अपार्ट हमें भी थोड़ी सी हंसी आ गई। चाचा कुछ मत करिएगा, सॉरी। हाँ, तो अब जब 3 दिनों तक दादी को आम नहीं मिलता है तो दादी उस अंकल के घर सॉरी बस ना,
वो सिचुएशन इमेजिन करके वो गाय कैसे होंगे, भगवान को हिम्मत दी होगी, बाप रे बाप। हम तो मर जाते हैं। बट सॉरी, हमने आपको बहुत डिस्ट्रैक्ट कर दिया। तो जब अब 3 दिनों तक दादी को आम नहीं मिलता है ना, तो दादी अपने आम की चिंता में उस अंकल के घर जाती है उनको डांटने के लिए कि तेरे को 3 दिन पहले बोले थे, अभी तो तुम मेरा आम नहीं लाया। जब दादी वहां जाती है ना, तो देखती है कि अंकल बेचारे ठंडे पानी की पट्टी से अपना बुखार उतार रहे होते हैं। पता करने पे ये पता चलता है कि उनको भी उनके छोटे बेटे के दर्शन हो चुके हैं। ये देख करके ना अब दादी भी बहुत ज्यादा डर जाती है। दादी बोलती है, हे भगवान, अब ये बागीचा में आके बैठा हुआ है। बट यहाँ पर ना एक चीज थी जो सबको बहुत कंफ्यूज कर रही थी कि आखिर वो प्लास्टिक क्या था जिस पर कि खून के छींटे पड़े हुए थे। उसके बाद अगले दिन दोपहर के 12 बजे दादी और दादाजी अपने बागीचे में जाते हैं और जा करके जो देखते हैं ना, उसके बाद वो लोग भी बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। चाचा तो नहीं रहते हैं, पर उस जगह पर वो प्लास्टिक रहती है। इमीडिएटली ओझा को बुलाया गया और उनको वो प्लास्टिक दिखाया गया। उस प्लास्टिक को देखते ही ओझा ने उनसे कहा कि ये प्लास्टिक कौन सी प्लास्टिक है, आप लोग में से कोई पहचानते हो क्या? पर यहाँ पर ना किसी के पास भी जवाब नहीं था। किसी को नहीं पता था कि आखिर वो प्लास्टिक है क्या और वो आई कहाँ से। कितनी भी आंधी तूफान क्यों ना आ जाए, वो प्लास्टिक हमेशा वहीं रहती थी। फिर यहाँ पर दादी और दादाजी ने दिल्ली फोन लगाया पिंकी के पापा को और व्हाट्सएप पर उस प्लास्टिक की फोटो को खींचकर उनके फोन पर भेजा। वो प्लास्टिक की फोटो देख करके ना पिंकी के पापा पहचान गए कि वो प्लास्टिक क्या थी। जब चाचा की पोस्टमार्टम हुई थी ना, उसके बाद उनकी डेड बॉडी को उसी प्लास्टिक में लपेट करके शमशान घाट तक लाया गया था। बट बॉडी को जलाने से पहले उस प्लास्टिक को रिमूव कर दिया गया, क्योंकि प्लास्टिक को जलाने से ना वो प्लास्टिक स्मेल करती। और जो लोग भी उसे जलाते हैं ना, मतलब वहां पर कुछ लोग होते हैं जो ये सब प्रक्रिया करते हैं, उनसे कहा गया कि आप इस प्लास्टिक को ले जाकर के कहीं दूर फेंक दो। पर जिस वर्कर को ये प्लास्टिक फेंकने के लिए दिया गया था ना, उस बेवकूफ ने क्या किया था ना, उसे दूर फेंकने की जगह और उसे कम्प्लीटली नष्ट करने की जगह उसे बगीचे के बाहर ही फेंक दिया था। जिस कारण पिंकी के चाचा की आत्मा भटक रही थी, क्योंकि अभी भी उस प्लास्टिक में उनका अंश था, उनका ब्लड था। यहाँ पर एक गुत्थी तो सुलझ गई थी। अब उस प्लास्टिक को नष्ट करके पिंकी के चाचा की आत्मा पर थोड़ा सा काबू कर लिया गया था। बट स्टिल पिंकी के जो चाचा की आत्मा थी ना, अभी भी भटक रही थी। अब लोगों को नहीं समझ में आ रहा था कि आखिर अब दूसरा इसका कौन सा सामान है। एग्जैक्ट रीजन क्या है ना, अभी भी नहीं पता। जिस कारण से चाचा की जो आत्मा है उसको स्टिल मुक्ति नहीं मिली है और वो अभी भी गांव में खुलेआम भटक रहे हैं। हाँ, उनका कहर पहले जैसा नहीं है, क्योंकि उनकी एक निशानी उस प्लास्टिक को नष्ट कर दिया गया है। पर वो दूसरी या तीसरी या चौथी, भगवान जाने उनकी कौन सी चीज छुटी हुई है। तो वी होप कि ये सब चीज जल्दी से ठीक हो जाए और आगे हम लोग पिंकी के टच में बने रहेंगे। जैसा कुछ भी आगे होगा ना, हम लोग नेक्स्ट वीडियो बनाकर आप लोगों के साथ जरूर शेयर करेंगे। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना। और इस कहानी को सुनकर अगर आपका कलेजा धुकुर धुकुर किया होगा तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताना। और अगर आपके साथ भी ऐसे धुकुर धुकुर वाले घटनाएं हुए होंगे तो हमें भी आप अपने स्टोरी शेयर कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको सारे डिटेल्स हमारे मिल जाएंगे। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।